हेलो दोस्तों, उम्मीद आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पेपर 19 का पार्ट बी। पहला प्रश्न, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 150, 140, 160 या 170? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 160 सदस्य राजस्थान की पहली विधानसभा में निर्वाचित हुए थे। कितने सदस्य? 60 सदस्य। ठीक है। और पहली विधानसभा के लिए जो चुनाव कब हुए थे? तो जनवरी का महीना था। महीना कौन सा था? जनवरी का महीना था। 1952 का साल था और पहली राजस्थान की विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। और इसमें 160 सदस्य थे ना, इसमें 139 तो सामान्य सीटें थी, यानी जनरल की सीटें थी, और 16 एससी की सीटें थी और 5 एसटी की सीटें थी। तो इस प्रकार कितनी होगी? 16 और 5 21 और 139 160 होगी। तो पहली विधानसभा में टोटल कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो 160 सदस्य निर्वाचित हुए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी राजस्थान हाईकोर्ट है ना, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपदास गुप्ता, हरिमोहन सक्सेना, जेपी चौधरी या कमलकांत वर्मा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा साहब। कौन थे? कमलकांत वर्मा राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट की स्थापना है ना, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार की जाती है। किसके अनुसार? आर्टिकल 214 के अनुसार। और राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949 को, है ना। तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई। देखने वाली बात क्या है? संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान बनने और लागू होने से पहले ही हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। अब संविधान बना और संविधान बनने के बाद लागू हो गया। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो थे कैलाश नाथ वांचू साहब। कौन थे? कैलाश नाथ वांचू साहब। ठीक है ना। इस प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा साहब और राजस्थान हाईकोर्ट के संविधान लागू होने के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश थे कैलाश नाथ वांचू साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहकारी संस्थाओं से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन था? यानी संविधान संशोधन हुए ना, उनमें से कौन सा संविधान संशोधन था जो सहकारी संस्थाओं से संबंधित था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित था? 95, 97, 99 या 101? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 97वां संविधान संशोधन, या यूं कहे 97वां संविधान संशोधन है ना, वो सहकारी संस्थाओं से संबंधित था। किससे संबंधित था? सहकारी संस्थाओं से संबंधित था। और इसके माध्यम से क्या किया गया? जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 43B, है ना। कौन सा जोड़ा गया? 43B। और इसमें प्रावधान किसका किया गया? सहकारी संस्थाओं का प्रावधान किया गया। और 243 ZH से लेके 243 ZT तक की धाराएं जोड़ी गई। किससे संबंधित? ये भी सहकारी संस्थाओं से संबंधित थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न, क्योंकि 243 किससे है? नगर पालिका, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं से संबंधित 243 नंबर का अनुच्छेद है। क्योंकि 243 से लेके 243O तक किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमें पिछले प्रश्न में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें मैंने इसका डिस्कस किया है। 243 से 243P, 243 से 243Q या R या O? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑब्वियसली 243 से 243O तक है ना। तो कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो देखो 243 से 243O तक है। O कितना लेटर होता है अंग्रेजी का? O 15 होता है, लेकिन 243 खुद भी तो है ना, यानी 243, फिर 243A, 243B, इस तरह से A से O तक जाएंगे, 15 तो ये हो जाएंगे और एक 243 खुद पूरा वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार ये टोटल कितने अनुच्छेद है? ये 16 अनुच्छेद है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरपीएस के आद्य सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कितने वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है? यानी अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बनना हो तो इसमें क्या होता है कि आद्य सदस्यों को एक न्यूनतम अनुभव आवश्यक किया गया है। कितने वर्षों का आवश्यक है? वो 5 साल उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का या 10 साल का? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आरपीएससी के आधे सदस्यों को या तो भारत सरकार के तहत या राज्य सरकार के तहत 10 साल कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है ना। और आरपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए संविधान में? लोक सेवा
आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान में कहाँ दिए गए, उसमें जो यूपीएससी वाले प्रावधान भी है और स्टेट पीसीएस वाले भी है ना। तो ये भाग 14 में दिए गए हैं। कौन सा भाग है, भाग तो 14 है। आर्टिकल कब कहाँ से कहाँ तक है, तो 315 से लेके 323 तक के जो आर्टिकल अनुच्छेद है ना वो लोक सेवा आयोग से संबंधित है, वो राज्य भी और केंद्र के लोक सेवा आयोग से भी संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना उनका कार्यकाल कितना होता है, देखो 5 वर्ष तो होता है, लेकिन उसमें एज लिमिट भी है। कितनी है, 60, 65, 62 या 58। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या 65 साल होता है। कितना, 5 या 65। या तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को कार्य करते हुए 5 साल हो गए हो या फिर उसकी आयु 65 साल हो गई हो। इनमें से जो भी चीज पहले होगी तो जो निर्वाचन आयुक्त है उनको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, है ना। तो देखो निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त हमें पता है 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और कौन से अनुच्छेद संबंधित है इससे बताओ, तो 243 के है ना, 243 के और 243 ZA, ये दोनों अनुच्छेद निर्वाचन आयुक्त से संबंधित है, राज्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित है। ठीक है। और ये जो निर्वाचन आयुक्त होता है ना ये एक सदस्य आयोग होता है। कितना सदस्य, इसमें एक ही सदस्य होते हैं। लेखक अल मसूदी किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय भारत आया था। अल मसूदी नाम का लेखक है ना, वो कौन से गुर्जर प्रतिहार के शासक के शासन के समय भारत में आया था। नागभट्ट, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल या भोजराज, किसके समय आया था, तो ये आया था महिपाल प्रथम की। किसके समय, महिपाल प्रथम के समय आया था। महिपाल प्रथम का समय कौन सा था, तो देखो 912 से 945 ईस्वी तक महिपाल प्रथम का शासनकाल रहा। और अल मसूदी कब आया, 915-16 में आया। यानी महिपाल राजा बना और 3-4 साल ही हुए थे उसके राजा बने हुए, और कौन आ गया यहाँ पे, भारत में अल मसूदी आ गया था। यानी किसके समय आया था, तो यूं कह सकते हैं महिपाल के समय आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना भेजी थी। यानी खानवा का युद्ध हमें पता है कि बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो मारवाड़ के एक शासक ने राणा सांगा की हेल्प करने के लिए अपनी सेना भेजी थी अपने पुत्र के नेतृत्व में। तो कौन थे मारवाड़ के राजा उस समय, जयदेव था, गांगा था, सातलदेव था या सोहेल देव था। तो इसका आंसर क्या होगा, जो राव गांगा है ना, कौन, राव गांगा, उन्होंने अब सेना भेजी थी जो मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा की हेल्प करने के लिए खानवा के युद्ध में। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार जो सीकर जिले के अंदर हर्ष पर्वत है वहां पे हर्षनाथ प्रशस्ति बनी हुई है, उसमें सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। अल्लट, अजयराज, विग्रहराज या बीसलदेव। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी जो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है ना वो किसके समय हुआ था, अल्लट के समय। किसके समय, अल्लट के समय हुआ था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो हर्षनाथ प्रशस्ति है ना, हर्षनाथ प्रशस्ति उससे जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण अल्लट के समय हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर का निर्माण तो अल्लट के समय हुआ था, लेकिन जो प्रशस्ति है इसका निर्माण विग्रहराज प्रथम के समय हुआ था। यानी विग्रहराज प्रथम ने एक प्रशस्ति बनवाई थी और उसमें लिखवाया कि जो हर्षनाथ मंदिर है ये अल्लट के समय इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रशस्ति के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस शासक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और इस प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था, ये विग्रहराज प्रथम के काल की है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे। वृहत राजस्थान है ना उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, अमल कुमावत, गौडगिल, सरदार पटेल या पंडित नेहरू। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। यानी वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार पटेल साहब थे। कौन थे, सरदार पटेल साहब थे। और ये राजस्थान के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण कह सकते हैं। महत्वपूर्ण किस लिए, क्योंकि हमें पता है राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और ये 30 मार्च को स्पेशल कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। क्या हुआ था कि वह वृहत राजस्थान का उद्घाटन हुआ था, और उद्घाटन किया किसने था, सरदार पटेल ने किया था। हुआ क्या था उस दिन, क्योंकि उससे पहले वाले चरण में संयुक्त राजस्थान बन गया था। और इस संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी, एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक जैसलमेर और बीकानेर। 4 तो रियासतें और एक ठिकाना था। ठिकाना का नाम क्या है, लावा। लावा ठिकाना और ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में विलय हो गई। इसके कारण वृहत राजस्थान उभर के सामने आया और इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाना
का विलय हुआ था और उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस हत्याकांड में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नाम के किसान शहीद हुए थे? यानी कौन सा हत्याकांड है जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नाम के दो किसान शहीद हो गए थे? नीमड़ा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड या डाबी हत्याकांड? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रूपाजी और कृपाजी धाकड़े नाम के किसान वो गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हुए थे। कौन से हत्याकांड में? गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हुए थे। ठीक है, अच्छा ये बताओ गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 जुलाई 1923 को, है ना। 13/7 कब तक देंगे? 23 तक, ठीक है ना। 13/7/23 तक, 13/7/23 को ये गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। और ये हत्याकांड किसने करवाया था? एक ट्रेंच नाम का सरकारी अधिकारी था, उसने हत्याकांड करवाया था। और इस हत्याकांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? तो बेंगू किसान आंदोलन से इस हत्याकांड का संबंध था। किस किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से इस हत्याकांड का संबंध था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1938, 1942 या 1939? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। कब? 1938 में। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। और डेट पूछे आपसे, है ना, तो कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, है ना। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। और 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? पंचायती राज दिवस भी तो मनाते हैं ना। तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये है मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वधर्म संभाव का प्रतीक धर्म स्तूप किस जिले में है? धौलपुर, सीकर, जयपुर या चूरू? सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है, नाम क्या है? धर्म स्तूप। कौन से जिले में? धौलपुर, सीकर, चूरू या जयपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी चूरू जिला। धर्म स्तूप कहां पे है? चूरू जिले में। कहां पे है? चूरू में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था स्वामी गोपाल दास द्वारा। स्वामी गोपाल दास, इन्होंने धर्म स्तूप का निर्माण कराया था जो चूरू जिले में है। और कब करवाया था? तो 1925 में करवाया। कब करवाया? 1925 में करवाया। और इसी धर्म स्तूप को, जो चूरू जिले में धर्म स्तूप है ना, इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल घंटाघर। ठीक है ना। इस प्रकार अगले प्रश्न में चलते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर कौन से जिले में? झालावाड़, सीकर, बारां या अजमेर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी शीतलेश्वर महादेव मंदिर कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ जिले में है। और शीतलेश्वर महादेव मंदिर की एक और स्पेशल विशेषता है। क्या है? कि राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है जहां पे डेट अंकित है, डेट लिखी हुई है। और क्या डेट, कब का बना हुआ है? तो ये विक्रम संवत 746 का बना हुआ है। ये मंदिर कब बना हुआ है? विक्रमी संवत 746 ईस्वी का, मतलब विक्रम संवत का बना हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सीतापुरा, बस्सी, नाथद्वारा या अकोला? तो कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान ऑब्वियसली बस्सी है। बस्सी कहाँ पे? चित्तौड़ में पड़ता है। और कावड़ के लिए फेमस है। कावड़ किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। और क्या होती है कावड़? तो ये मंदिर नुमा आकृति होती है। और ठीक है, कावड़ क्या होती है? मंदिर नुमा आकृति होती है। अगर इस मंदिर नुमा आकृति में जो लकड़ी से बनी होती है, इसमें अगर मूर्ति रख देंगे ना, पहले तो कावड़ थी, मान लो ऐसे कावड़ बनाई हुई है, ठीक है। अब इस कावड़ के अंदर लकड़ी की जो आकृति है उसमें मूर्ति स्थापित कर देंगे तो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी बेवाण। क्या बन जाएगी? बेवाण बन जाएगी। ठीक है, और बेवाण को, इस मंदिर को कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसको चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलता फिरता मंदिर भी कहते हैं। बेवाण क्या है? चलता फिरता मंदिर है। किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। इसकी पूर्व अवस्था को क्या कहते हैं? इसकी पूर्व अवस्था को कावड़ कहते हैं। और कहाँ बनाई जाती है स्पेशली? पूरे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी, चित्तौड़गढ़ की कावड़ प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रूपायन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1955, 60, 65 या 70? तो रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी। और किसकी सहायता से हुई थी? कोमल कोठारी और विजयदान दत्ता की सहायता से रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी। और ये जो विलुप्त होती कलाएं हैं, विलुप्त होती कलाएं, इनको ये संरक्षण प्रदान करती है। कौन? रूपायन संस्थान।
अगले प्रश्न चलते हैं, मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, यानी वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले मरु भाषा का उल्लेख किया गया था? आयन अकबरी, पिंगल शिरोमणि, कोलेमाला या द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कोलेमाला वो ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? कोलेमाला, जिसमें सबसे पहले मरु भाषा का उल्लेख किया गया था। और ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये उद्योतन सूरी साहब द्वारा लिखा है। इसके द्वारा? तो जैन मुनि है उद्योतन सूरी, उनके द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न आता है एग्जाम में कि कोलेमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मरु भाषा भी उनमें से 18 भाषाओं में से एक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पर्यटन निदेशालय, या ध्यान रखना यहाँ निदेशालय की बात हो रही है। 56, 55, 54 या 53? तो आंसर क्या है? 1955 में, यानी जब आरएफसी की स्थापना हुई थी ना, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी, उसी साल राजस्थान पर्यटन निदेशालय की भी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। अब देखो निदेशालय की स्थापना तो 55 में हो गई और उसी के अगले साल यानी 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना होगी। किसकी? पर्यटन विभाग की कब हुई? 1956 में हुई। और पर्यटन निदेशालय है कहाँ पे? तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे है? जयपुर जिले में है। और आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरटीडीसी, ठीक है ना। आरटीडीसी की स्थापना 1978 में हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण किसकी सन याद रखना है? तो आरटीडीसी की सन याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। और आरटीडीसी का मुख्यालय ऑब्वियसली कहां पे है? जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मीरा पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार कौन सी अकादमी देती है? ललित कला अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, रूपायन संस्थान या भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी? तो कौन देती है मीरा पुरस्कार? तो मीरा पुरस्कार देती है राजस्थान साहित्य अकादमी, है ना। और ये कहां पे है राजस्थान साहित्य अकादमी? तो ये उदयपुर जिले में अवस्थित है। कहां पे है? उदयपुर जिले में है। और पहली बार जो मीरा पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1959-60 से स्टार्ट कर दिया, बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, है ना। और किसे दिया गया था सबसे पहला मीरा पुरस्कार? तो ये रामानंद तिवारी साहब है। कौन थे? रामानंद तिवारी साहब, इन्हें सबसे पहले मीरा पुरस्कार दिया गया था। लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न आने की संभावना कम है। ये पूछा जाएगा कि मीरा पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। और ये कहां पे है? उदयपुर में अवस्थित है। राजस्थान की गुजरात के साथ कितनी सीमा लगती है? यानी राजस्थान राज्य है, इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और अपने जो अपना ही है पाकिस्तान, उसके साथ भी सीमा लगती है। तो कितनी सीमा गुजरात के साथ लगती है? 1262, 1022, 877 या 1600? तो आंसर क्या होगा? 1022 किलोमीटर। कितनी? 1022। तो सबसे पहले देखो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920। कितनी? 5920 किलोमीटर सीमा लगती है टोटल। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, सारी स्थलीय सीमाएं लगती है। इसमें से 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना। और बाकी बच गई कितनी? वो क्या है? वो अंतर्राज्यीय सीमा है। उसमें सबसे पहले पंजाब के साथ लगती है। पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 लगती है। उसके बाद हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद यूपी के साथ 877 किलोमीटर की लगती है। फिर सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम पंजाब के साथ लगती है। और गुजरात के साथ कितनी लगती है? तो 1022 किलोमीटर की लगती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है, यानी वो कौन सा जिला है जहां सबसे कम जन घनत्व पाया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। यानी सबसे कम जन घनत्व कहां पे है? जैसलमेर में। और सबसे ज्यादा जन घनत्व है वो है जयपुर में। कितना है? 574 होना है, 574 या 576 भी हो सकता है। और राजस्थान का ओवरऑल जनघनत्व कितना है? तो 200 है। फिर भरतपुर का कितना है? 503। यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां का जनघनत्व 500 से ज्यादा है? तो 2 जिले हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां का घनत्व 400 से ज्यादा है? तो 4 जिले, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ठीक है ना। और सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? जैसलमेर का कितना है? 17। फिर बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। यानी राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जहां का जनघनत्व 100 से कम है। और कितने जिले ऐसे जिनका 500 से ज्यादा है? तो 2 जिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस चली जाती है, यानी राजस्थान की वो कौन सी नदी है जो दक्षिण से एंट्री करती है राजस्थान में और दक्षिण में वापस चली जाती है? तो बनास, चंबल, खारी या माही? तो कौन सी नदी है? तो ऑब्वियसली ये कौन सी नदी है? माही नदी है। माही नदी है ना, वो साउथ से ही, देखो ये अपना राजस्थान हो गया।
तो माही नदी इधर से प्रवेश करती है और इधर चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है ना। तो कौन सी नदी है? माही नदी है। और माही नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो माही नदी की टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? तो ये वाला जो एरिया राजस्थान का इतना कितना घेरती है? 171 किलोमीटर राजस्थान में चलती है और उसके बाद में अरब सागर में गिर जाती है। और निकलती कहाँ से है? तो विंध्याचल पर्वत में एक भाग है, मेहंद झील है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कौन से वर्ष में किया गया? 1984, 85, 83 या 86? तो इसका आंसर ऑप्शन है 1984 में। यानी इंदिरा गांधी नहर का नहीं, राजस्थान नहर नाम था पहले और उसका नाम क्या कर दिया बाद में? इंदिरा गांधी नहर कर दिया। कब किया? तो 2 नवंबर 1984 को। कब किया गया? 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। केसरबाग अभ्यारण्य किस जिले में है? केसरबाग अभ्यारण्य कौन से जिले में है? अलवर, कोटा, जोधपुर या धौलपुर? तो केसरबाग अभ्यारण्य कहां पे है? धौलपुर जिले में। कहां पे केसरबाग अभ्यारण्य? धौलपुर जिले में केसरबाग अभ्यारण्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नवीन सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2017 में या 18 में? 19 में या 20 में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यानी नवीन सौर ऊर्जा नीति है ना, उसे कब जारी किया गया? 18 दिसंबर 2019 को। कब जारी किया गया? 18 दिसंबर 2019 को नवीन सौर ऊर्जा नीति जारी करी गई। ठीक है ना। कब जारी की? 18 दिसंबर 2019। और ये नीति जारी करने के बाद सौर ऊर्जा में राजस्थान क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। यानी 10,000 मेगावाट से भी अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। और देश में किस नंबर पे है? राजस्थान प्रथम स्थान पे है और बाकी राज्यों को इसने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1960, 74, 65 या 78? तो इसका आंसर क्या होगा? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में की गई। कब की गई? 1960 में की गई। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, 1960 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, ये तो ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने ना 1964 में इसे अधिग्रहित कर लिया था, है ना। कब अधिग्रहित किया भारत सरकार ने? तो इसे 1964 में भारत सरकार ने अधिग्रहित किया था। स्थापना 60 में हो गई थी, भारत सरकार ने अधिग्रहित 1964 में किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन, उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? यानी जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी थे, संपूर्णानंद थे, एम चिन्ना रेड्डी थे या रघुकुल तिलक थे? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। यानी राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1967 का साल था और उस समय जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया साहब। कौन थे? सुखाड़िया साहब। और राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद जी, है ना। और राष्ट्रपति शासन पता ही है कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 में। और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा? 1977 में। उस समय राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी, है ना। त्यागी साहब 77 में, फिर उसके 3 साल बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगे 80 में और उस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक साहब थे। और फिर 1992 में लगा एम चिन्ना रेड्डी साहब, उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री तो कौन थे? बेरू सिंह जी बाबू साहब, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भावड़ा, बनवारीलाल बेरवा या कमला बेनीवाल? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। यानी टीकाराम पालीवाल ना राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री थे। देखिए जो हीरालाल शास्त्री साहब है वो पहली विधानसभा में चुनाव हार गए थे, तो बाद में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इस कारण टीकाराम पालीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब हीरालाल शास्त्री साहब बाद में उपचुनाव में जीत के आ गए तो मुख्यमंत्री वो बन गए। अब टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया गया? इनको बनाया गया उप मुख्यमंत्री। ठीक है ना। इस प्रकार ये पहले उप मुख्यमंत्री थे। इसके बाद हरिशंकर भावड़ा साहब भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, बनवारीलाल बेरवा साहब भी उप मुख्यमंत्री बने हैं और कमला बेनीवाल मैडम भी, ये भी मुख्यमंत्री बने हैं। और वर्तमान जो विधानसभा चल रही है उसमें शुरुआत में सचिन पायलट साहब है ना, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया गया था और अब तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है चयनित, मनोनीत, नियुक्त या निर्वाचित? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है? चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चयनित होता है। क्या होता है? चयनित होता है। तो राज्य विधानसभा में अध्यक्ष कौन बनता है? जैसे विधानसभा में सदस्य चुन के आ गए, राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य है ना, वो सदस्य चुन के आ गए, तो इनमें से एक सदस्य को चुन लेंगे, चयन कर लेंगे और उसको क्या बना दिया जाएगा? उसको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और ये प्रावधान किसमें किए गए? तो संविधान के आर्टिकल 178 में किए गए। कौन सा अनुच्छेद है? 178 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। उच्च न्यायालय
का अभिलेख न्यायालय होना संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी हमें पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है। हाँ, हाई कोर्ट भी होता है, लेकिन ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? 159, 129, 139 या 215? तो आर्टिकल 215 में है ना, ये लिखा गया है कि जो हाई कोर्ट होता है वो क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। और अभिलेख न्यायालय होता क्या है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले कोई भी कानून बनते हैं, ठीक है, और सारी चीजें न्यायालय कानून के अनुसार करता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि वो कानून स्पष्ट नहीं कर पाता, वहां पे दुविधा होती है कि इसको क्या माने, तो फिर न्यायालय जो फैसला देता है ना वो कानून की तरह ट्रीट किया जाता है ना। तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, अब वो फैसला एक कानून बन गया मान के चलो, यानी बाकी जो अब कोई भी हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देगा तो उस चीज को ध्यान में रखेगा, फिर नीचे वाले कोर्ट है ना कोई फैसला देंगे तो सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले को ध्यान में रखा जाएगा, है ना। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में। इसी प्रकार हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देता है, इसी परिस्थिति में जब स्थिति स्पष्ट नहीं हो और कोई फैसला हाई कोर्ट देता है, अब उससे नीचे वाले जो न्यायालय है ना, जो जिला और सत्र न्यायालय हो गया, कोई भी न्यायालय हो गया, उससे नीचे हाई कोर्ट से नीचे, तो वो कोई भी फैसला देते समय उस अभिलेख न्यायालय जो मतलब हाई कोर्ट ने जो बात कही ना उस मामले के संबंध में, वो पालन करना उन नीचे वाले के लिए अनिवार्य होता है। वो नया कानून बन गया, यानी अब वो एक कानून की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस प्रकार ये होता है अभिलेख न्यायालय। तो उच्च न्यायालय वो अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है? 215 में कहा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और जो भाग 6 है उसमें उच्च न्यायालय के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक। आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक किससे संबंधित प्रावधान है? हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? जो राज्य सूचना आयोग होता है उसके निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ पे कर सकते हैं? हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, या दोनों ही जगह, या फिर कहीं नहीं कर सकते, घर ही बैठो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राज्य सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और देखो, राज्य सूचना आयोग के संबंध में एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जो अगर आप आरटीआई लगाते हो, है ना, तो उस परिस्थिति के अंदर जो लोक सूचना अधिकारी होता है ना, लोक सूचना अधिकारी को 30 दिनों के अंदर अंदर उस संबंध में जानकारी आपको देनी होती है, आवश्यक होती है, अनिवार्य रूप से देनी होती है। तो कितने दिन को टाइम पीरियड दे रखा है लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्रोवाइड करवाने में? तो 30 डेज में। जैसे भी आप आरटीआई लगाते हो तो देखते हो उसका शुरुआत में उत्तर नहीं आता, लेकिन 30 दिनों में उत्तर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैंडेटरी ऐसा करना, अगर ऐसा नहीं करते तो वहां पे पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कर दिया गया। कब किया गया? 2003, 7, 2 या 5? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2003 में क्या किया गया? 2003 में ग्रामीण विकास अभिकरण थे ना, ग्रामीण विकास अभिकरण, इसका विलय जिला परिषद में कर दिया। यानी पहले ग्रामीण विकास अभिकरण थे, अब वो जिला परिषद में मिला दिए गए। कब मिलाए गए? 2003 में मिलाए गए। तो ये मिलाए तो 2003 में गए, लेकिन क्यों मिलाए गए? तो एक समिति बनी थी, उसका नाम था हरलाल सिंह खर्रा समिति। कौन सी समिति थी? हरलाल सिंह खर्रा समिति थी। उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था कि जो ग्रामीण विकास अभिकरण है ना, इनको जिला परिषदों में मिला दिया जाए। और ये समिति कब बनी थी? 1988 में बनी थी। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1988 में बनी थी, और इसी समिति के रिकमेंडेशन पर ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषदों में विलय कर दिया गया 2003 में। आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? आरपीएससी के पहले अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? ललित पवार, एस.सी. सिंघारिया साहब, अमर सिंह राठौड़ साहब या महेंद्र चौधरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस.सी. सिंघारिया साहब है ना, वो आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो एस के घोष साहब है ना, वो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? हिंदू स्थापत्य शैली के, जैन स्थापत्य शैली के, बौद्ध स्थापत्य शैली के या द्रविड़ स्थापत्य शैली के? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो ये है ऑप्शन बी, जैन स्थापत्य शैली के नमूने। कौन से के? जैन स्थापत्य शैली के नमूने हैं। और दिलवाड़ा में हमें पता है कि 2 मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन से? एक तो विमल शाही और दूसरा लूणव शाही। विमल शाही मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1031 में विमल शाही मंदिर का निर्माण हुआ था। और किसने करवाया? तो ऑब्वियसली विमल शाह ने करवाया। और ये कौन थे? ये भीमदेव सोलंकी के मंत्री थे। विमल शाह कौन थे? भीमदेव सोलंकी के मंत्री थे। इन्होंने विमल शाही मंदिर का निर्माण करवाया। और फिर लूणव शाही मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
पहली बात तो ये 1230 में इनका निर्माण हुआ था। कब हुआ? 1230 में। और किसने करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो मंत्री थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। ढूंढाड़ में काछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? छोटा सिंह, दुले राय, कल्याण या जय सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो दुले राय है ना, इन्होंने ढूंढाड़ में काछवाहा वंश की स्थापना की थी। किसने करी? दुले राय ने करी थी। और इन्हें तेजकरण भी कहते हैं। और इन्होंने स्थापना करी कब? तो इन्होंने स्थापना करी 1137 में। कब करी? 1137 में दुले राय ने ढूंढाड़ में काछवाहा वंश की स्थापना करी, है ना। और ये मूलतः कहां से संबंधित थे? तो ये मूलतः मध्य प्रदेश में एक नरवर एरिया है, वहां से संबंधित थे। और जो काछवाहा वंश है, उनकी जो कुल देवी है वो कौन सी है? तो जमवाई माता है ना, वो काछवाहों की कुल देवी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एरिनपुरा छावनी में 1857 का विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? 12 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त या 23 जुलाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी एरिनपुरा छावनी में 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 23 अगस्त 1857 को शुरू हुआ। कब हुआ? 23 अगस्त 1857 को। और एरिनपुरा वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाली जिले में। कहाँ पे है? पाली जिले में। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? सभ्यता का नाम है जोधपुरा, लेकिन है कौन से जिले में? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर? तो ये कहाँ पे है? ये जयपुर जिले में। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर जिले में। इसको कंफ्यूजन में जोधपुर नहीं लगा देना है, ये जयपुर जिले में ऑप्शन है। और ये किस नदी के किनारे ये पूछा जाए तो ये साबी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे है। चंद बरदाई के अनुसार किस ऋषि के यज्ञ से परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्यों की उत्पत्ति हुई थी? यानी चंद बरदाई ने कहा कि जो एक ऋषि थे उन्होंने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ से 4 योद्धा निकले थे। कौन कौन? परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। तो ये कौन से ऋषि थे? वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे, गुरु परशुराम थे या शुक्राचार्य जी थे? तो इसका आंसर क्या है? गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से निकले थे। किसके यज्ञ से? गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से। वह हाड़ा चौहान शासक जिसे जहांगीर ने राम राजा और बुलंद राय की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? राम राजा और बुलंद राय की उपाधि दी थी जहांगीर ने। और बूंदी के शासक थे उनको। किसको दी थी? राव रतन सिंह, जय सिंह, भीम सिंह या प्रताप सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राव रतन सिंह जी। तो राव रतन सिंह जी थे ना, उनको क्या उपाधि थी? एक तो राव राजा, एक बुलंद राय की उपाधि थी। कहाँ के शासक थे? ये बूंदी के शासक थे। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक किसे समर्पित की? कर्नल टोड ने एक पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और ये पुस्तक उन्होंने किसे समर्पित की? भीम सिंह, राम सिंह, यति ज्ञानचंद्र या तुलसी, आचार्य तुलसी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। यानी जो कर्नल टोड थे ना, वो अपना गुरु मानते थे किसे? यति ज्ञानचंद्र जी को। और इन्हीं को उन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो 1829 में उन्होंने प्रकाशित की थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज, है ना, और इसे यति ज्ञानचंद्र जी को समर्पित की थी। और यही वो किताब है जिसमें सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? कर्नल टोड ने किया था, अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जयपुर में जयराम पेशा कानून के तहत किस जाति को अपराधी घोषित किया गया? यानी जयपुर में एक कानून लाया गया था और उस कानून में एक जनजाति को अपराधी घोषित कर दिया। कौन सा कानून था? सहरिया, भील, गरासिया या मीणा? तो वो कौन सी जनजाति थी? वो थी मीणा जनजाति। यानी अंग्रेजों ने एक पूरी जनजाति को, इंडिविजुअली नहीं, एक जनजाति को ही कहा कि आप सारे अपराधी हो। तो कौन सी जनजाति थी? वो थी मीणा जनजाति, है ना। तो 1934 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, लेकिन 1952 में जाके सरकार इसे खत्म की। देखो भारत आजाद 1947 में हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कानून हटाने में 5 साल लग गए, है ना, विडंबना है। चलो आगे चलते हैं। भांडासा जैन मंदिर किस जिले में अवस्थित है? जयपुर, बीकानेर, अलवर या भरतपुर? तो भांडासा जैन मंदिर किस जिले में है? तो भांडासा जैन मंदिर है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में है भांडासा जैन मंदिर? ये है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में है भांडासा जैन मंदिर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जो ये जैन मंदिर बनाया गया, तो बनाते समय क्या किया गया? जो नींव डाली गई ना, उसमें क्या डाला गया? नारियल डाले गए और घी डाले गए। पानी की जगह घी डाला गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद इस मंदिर की नींव रखी गई। और इसी मंदिर को त्रिलोक दीपक भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? त्रिलोक दीपक। और ये कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये 5वें जैन तीर्थंकर है सुमित नाथ जी महाराज, उनको यह समर्पित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य का एकमात्र गंगा मंदिर कौन से जिले में है? यानी राजस्थान में एक गंगा मंदिर भी है। कहां पे? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर या सिरोही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भरतपुर जिले में गंगा मंदिर है, ठीक है ना। भरतपुर गंगा मंदिर कहां पे है? भरतपुर जिले के अंदर गंगा मंदिर है। राजस्थान में एकमात्र जगह है जहां पे गंगा मंदिर है। निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण नहीं है? फीनी, खीवण, लाखनी या फिर बेसरी? तो इनमें से कौन सा है जो नाक का आभूषण नहीं है? तो देखो फीनी तो है, खीवण भी है और बेसरी भी है ना। ये तो नाक के आभूषण है, लेकिन
जो लाखनी ना ये नहीं है। तो देखो एक बार ये जो हमारे सामने आया है ये कौन सा आभूषण है बताओ, ये है बेसरी। कौन सा है, बेसरी। बेसरी किसका आभूषण है, देखो नाग का आभूषण है, और ये नाचते मोर की आकृति का होता है। कैसा होता है, नाचते मोर की आकृति का होता है। अच्छा लाखनी क्या होता है, लाखनी मतलब जो लाख से बनी चूड़ियां होती है ना उन्हें लाखनी कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कलाई पे पहना जाने वाला ये आभूषण कौन सा है, वो है लाखनी आभूषण, है ना। किससे बना होता है, ये लाख से बना होता है ना, लाख की चूड़ियां लाखनी कह सकते हैं। और ये वाला लाखनी हो गया, और ये फिर बेसरी हो गया। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ, उड़ू कश्मीर, पोखरण, बीकानेर या सोनागढ़। तो लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर में, है ना। उड़ू कश्मीर कहाँ पड़ता है, तो बाड़मेर जिले में एक तहसील है, तहसील का नाम क्या है, शिव तहसील। कौन सा नाम है, शिव तहसील। वहां पे उड़ू कश्मीर है, वहां पे रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनके माता पिता कौन थे, तो अजमल जी तो इनके पिताजी थे, और मैना दी इनकी माता जी थी। और इन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी, तो इन्होंने रूनेचा जैसलमेर में समाधि ली थी। कब ली थी, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी भादवी उतरते की दशा ने इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। जशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे, जशनाती संप्रदाय है वहां उनकी प्रधान पीठ कहां पे, मुख्य पीठ कहां पे, कतरियासर, सालासर, सुजानगढ़ या मोहनगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जशनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है, कतरियासर बीकानेर में है। तो देखो जशनाती संप्रदाय में कितने नियम है, तो 36 नियम है। कौन से वृक्ष को अहम मानते हैं, तो ये जाड़ वृक्ष को अहम मानते हैं, और मोर के पंख को भी पवित्र मानते हैं। इनमें एक 84 बाड़ियां प्रचलित है। ये क्या होती है, यानी ये 84 आश्रम के बारे में बात की गई। 84 बाड़ियां का मतलब 84 आश्रम। और जशनाती संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ है कौन कौन से, सिम्बुदड़ा और कोंडा, है ना। ये किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है, तो जशनाती संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है, ठीक है, लेकिन किस महीने की पूर्णिमा को बढ़ता है, चैत्र, कार्तिक, माघ या अश्विन। तो झालावाड़ में जो चंद्रभागा मेला बढ़ता है वो अपने कार्तिक माह की पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है, झालावाड़ में बढ़ता है। हस्तकला का केंद्र बोरनाडा कौन से जिले में, जयपुर, अजमेर, जोधपुर या अलवर। तो बोरनाडा कहाँ पे है, बोरनाडा जोधपुर में। कहाँ पे, बोरनाडा जोधपुर में है। ठीक है, बेसों का चितेरा किसे कहा गया है, बेसों का चितेरा कहा गया भूर सिंह शेखावत को, गोवर्धन दास बाबा को, सुभागमल गहलोत को या परमानंद चौयल को। तो इसके किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है परमानंद चौयल साहब को बेसों का चितेरा कहा गया है। किसका, बेसों का चितेरा, है ना। और देखो जो भूर सिंह जी शेखावत है, कौन, भूर सिंह जी शेखावत, इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है गांव का चितेरा। किसका, गांव का चितेरा भूर सिंह जी को, भूर गांव है ना, इससे कनेक्ट करो आप। गोवर्धन दास बाबा को किसका चितेरा, भीलों का चितेरा, यानी बाबा है ना भीलों के चितेरे हैं। और सौभागमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा गया है। नीड़ का चितेरा किसे कहा गया है, सौभागमल गहलोत जी को नीड़ का चितेरा कहा गया है। और बेसों का चितेरा परमानंद चौयल साहब को कहा गया है। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है, यानी कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है, 1, 2, 3, 161, 76 या फिर 333। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में राज्यपाल साहब की क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास जिस प्रकार क्षमादान की शक्ति होती है ना, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है। लेकिन राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के मुकाबले थोड़ी सीमित होती है, लेकिन होती है क्षमादान की शक्ति, है ना। ये राज्य की विधि के तहत अगर कोई दोषी ठहराया गया है उस व्यक्ति को क्षमा करने का, उसके जो सजा सुनाई उसके प्रतिलंबन का, उसकी विराम का, उसके परिहार का या उसके लघुकरण का अधिकार राज्यपाल साहब को है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल है 161। कौन सा है, 161। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।